नमस्कार, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। छात्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का अपना विषय शुरू करते हैं, जिसका नाम है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? परिभाषा: जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के अंत में लगकर उसके अर्थ को प्रभावित कर दे, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि प्लस मतुप बराबर क्या बना? बुद्धिमान। देखिए, इसके पहले आप कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है। और तद्धित कहाँ लगता है? तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के अंत में लगता है। दोनों में ये अंतर है। और कृत प्रत्यय जिसमें लगता है उसको कृदंत कहते हैं। तो कृदंत और तद्धित: कृदंत क्रिया के अंत में या कहिए कि धातु के अंत में लगता है, और तद्धित कहाँ लगता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के अंत में। उदाहरण को देखिए। बुद्धि, बुद्धि क्या है? संज्ञा है। और मतुप, मतुप एक तद्धित प्रत्यय है। इसके लगने से शब्द बन गया बुद्धिमान, जो कि हो गया विशेषण। तद्धित प्रत्यय अनेक हैं, किंतु यहां हम लोग कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अथवा वाली के अर्थ में किया जाता है। कहने का मतलब, मतुप प्रत्यय के लगने से जो उसका हिंदी अर्थ होता है उसमें हो जाता है वाला या वाली। पुल्लिंग में वाला, स्त्रीलिंग में वाली। और मतुप में सिर्फ मत शेष बचता है। इसमें देखिए नियम: जिन शब्दों के अंत में अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, कहने का मतलब अ या आ नहीं रहेगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो उसमें मतुप प्रत्यय ज्यों का त्यों जुड़ जाता है। जैसे मति प्लस मतुप, मति मत, इसका रूप हुआ, लेकिन पुल्लिंग में होगा मतिमान, मतिमती और मतिमत। गति प्लस मतुप, गतिमत, पुल्लिंग में गतिमान, स्त्रीलिंग में गतिमती और नपुंसकलिंग में गतिमत। अर्थ क्या कहा गया था? वाला या वाली। थोड़ा अर्थ को भी स्पष्ट करें। मति मतलब होता है बुद्धि, तो मतिमान मतलब क्या हो गया? बुद्धिमान हुआ, बुद्धि वाला। और मतिमती मतलब क्या हुआ? मतिमती का अर्थ हो गया बुद्धि वाली। वैसे ही गतिमान, गति वाला, गति वाली। फिर देखिए तीसरा उदाहरण, वही मति का दूसरा पर्याय शब्द है बुद्धि। बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धिमत। और पुल्लिंग में बुद्धिमान, स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसकलिंग में बुद्धिमत। ध्वनि प्लस मतुप, ध्वनिमत, पुल्लिंग में ध्वनिमान, स्त्रीलिंग में ध्वनिमती और नपुंसकलिंग में ध्वनिमत। वैसे ही शक्ति प्लस मतुप, शक्तिमत, पुल्लिंग में शक्तिमान, शक्तिमती स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में शक्तिमत। शक्तिमान मतलब हो गया शक्ति वाला, ताकत वाला और शक्ति वाली। श्री प्लस मतुप, श्रीमत, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। हनु प्लस मतुप, हनुमत, हनुमान, हनुमति, हनुमत। भानु, भानु कहते हैं सूर्य को। भानु प्लस मतुप, भानुमत,
भानुमान, भानुमति, भानुमत। अंशु प्लस मतुप, अंशु किरण को कहते हैं, अंशुमत, अंशुमान, अंशुमति, अंशुमत। अंशुमान हो गया पुल्लिंग में, अंशुमति स्त्रीलिंग में, अंशुमत नपुंसकलिंग में। तो सब में वाला या वाली अर्थ लगा देना है। पुल्लिंग रहेगा तो क्या लगाइएगा, वाला। जैसे अंशुमान किरणों वाला और अंशुमति किरणों वाली। इसी का एक और नियम है, अगला नियम देखिए, जिन शब्दों के अंत में मौ हलंत अथवा ओ या आ हो और उसके पश्चात लगने वाले मतुब प्रत्यय के मौ के स्थान पर वो हो जाता है, इसलिए मत के स्थान पर वत हो जाता है। छात्रों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि कई पुस्तकों में मतुप और वतुप दो अलग अलग प्रत्यय के नाम से जानकारी दी गई है, किंतु सीबीएसई, आईसीएसई या फिर राज्य स्तरीय जो बोर्ड परीक्षा होते हैं, आजकल उसमें मतुप और वतुप को अलग अलग नहीं बल्कि मतुप और वतुप दोनों को एक ही में समाहित करके, मतुप में ही समाहित करके पूछा जाता है। वैसे यहाँ वही नियम है कि मत के स्थान पर वत हो गया और जहाँ वत होता था वहीं वतुप होता था, लेकिन आपको इस उहापोह की स्थिति में नहीं पड़ना है और आपको सिर्फ और सिर्फ मतुप प्रत्यय को ही लिखना है, चाहे मान बचे या वान बचे, दोनों में ही परीक्षा में प्रश्न रहेगा, आप लिखेंगे मतुप प्रत्यय। देखिए उदाहरण वान वाला, गुण प्लस मतुप गुणवत, पुल्लिंग में हुआ गुणवान, स्त्रीलिंग में गुणवती और नपुंसकलिंग में गुणवत। गुणवान मतलब क्या हुआ, गुण वाला, और गुणवती गुण वाली। जैसे कहेंगे गुणवान लड़का, लेकिन लड़की में क्या कहेंगे, गुणवान कहेंगे नहीं, गुणवती, गुणवती बालिका। वैसे ही देखिए बल प्लस मतुप, बलवान हो गया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हो गया बलवती और नपुंसकलिंग में बलवत। रूप प्लस मतुप, पुल्लिंग में रूपवान, स्त्रीलिंग में रूपवती और नपुंसकलिंग में रूपवत। रूपवान बालक कहेंगे लेकिन रूपवती बालिका या रूपवती कन्या कहते हैं। वैसे ही भाग्य प्लस मतुप, भाग्यवान पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है लेकिन स्त्रीलिंग के लिए भाग्यवती, अर्थात भाग्य वाला, भाग्यवाली। वैसे ही रूप वाला, रूप वाली, बल वाला, बल वाली, गुण वाला, गुण वाली। अब आइए धन प्लस मतुप, धनवान, धनवती, धन वाला, धन वाली। ज्ञान प्लस मतुप, ज्ञानवान, ज्ञान वाला, ज्ञानवती, ज्ञान वाली और नपुंसकलिंग में ज्ञानवत। विद्या प्लस मतुप, विद्यावान अर्थात विद्या वाला और विद्यावती विद्या वाली। तो क्लियर है, मैं समझता हूँ कि इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है। जो भी संदेह यहाँ आपके मन में हो सकता था उन सारे संदेहों का मैं निराकरण यहाँ कर चुका हूँ। आगे बढ़ता हूँ। नीनि प्रत्यय, इसको नीनि प्रत्यय भी कहते हैं या इन प्रत्यय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मूर्धन्य नो, हलंत एवं अंतिम ई का लोप हो जाता है और बचता है इन, इसीलिए इसे इन प्रत्यय भी कहते हैं। इसका प्रयोग मतु प्रत्यय की ही तरह होगा और इसका प्रयोग करने पर इसमें भी अर्थ वही हो जाएगा, वाला या वाली। पुल्लिंग रहेगा तो वाला, स्त्रीलिंग रहेगा तो वाली। देखिए गुण प्लस नीनि, पुल्लिंग में हो गया गुणी, स्त्रीलिंग में गुणिनी और नपुंसकलिंग में गुणी। लेकिन देखिए अंतर है दोनों में, पुल्लिंग में जो गुणी है उसमें दीर्घ है, दीर्घ ही है, और नपुंसकलिंग में ह्रस्व है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पुल्लिंग में गुणी उसमें भी गुणी, पढ़ने में दोनों एक ही जैसा लग रहा है कोई भी लिख दीजिए, नहीं।
नपुंसक लिंग में ह्रस्व हो जाता है जबकि पुल्लिंग में दीर्घ होता है। प्राण प्लस निनी, प्राणी, प्राणिनी, प्राणी। त्याग प्लस निनी, त्यागी, त्यागिनी और त्यागी। गृह प्लस निनी, गृही, गृहिणी, गृही। धन प्लस निनी, धनी, धनिनी, धनी। पाप प्लस निनी, पापी, पापिनी, पापी। रोग प्लस निनी, रोगी, रोगिनी, रोगी। सुख प्लस निनी, सुखी, सुखिनी, सुखी। थोड़ा अर्थ भी बता दूं। गुणी मतलब क्या हो गया? गुण वाला, गुण वाली। प्राणी मतलब क्या हो गया? प्राण वाला या प्राण वाली। वैसे ही त्यागी मतलब त्याग वाला या त्याग वाली। गृही मतलब घर वाला, घर वाली। धनी मतलब धन वाला, स्त्रीलिंग में धन वाली। पापी मतलब पाप वाला, पापिनी मतलब पाप वाली। रोगी मतलब रोग वाला और रोग वाली। सुखी मतलब सुख वाला और सुखिनी मतलब सुख वाली। अब आते हैं ठक प्रत्यय। देखिए इसका नाम तो है ठक प्रत्यय, लेकिन ठक में पहले जानिए कि ठक का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। संज्ञा में आप पढ़े होंगे भेद में भाववाचक। तो ठक तो नाम है, लेकिन ठक के स्थान पर बचता है इक और इक हो जाता है। और क्या होता है? शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। संधि में आप पढ़े होंगे वृद्धि संधि, अर्थात अ के जगह पर आ हो जाएगा, ई के जगह पर अय हो जाएगा और उ के जगह पर औ हो जाएगा। देखिए धर्म प्लस ठक, तो यहाँ हो गया वृद्धि, हो गया धर्म का हो गया धार्म और ठक के स्थान पर इक, धार्मिकः। वैसे ही मास प्लस ठक, मासिकः। सप्ताह प्लस ठक, साप्ताहिकः। साप्ताहिकः नहीं होता है, साप्ताहिकः। पक्ष प्लस ठक, पाक्षिकः। दिन प्लस ठक, दैनिकः। वर्ष प्लस ठक, वार्षिकः। वर्षिकः नहीं, वार्षिकः। इतिहास प्लस ठक, इतिहासिकः नहीं होता है, ऐतिहासिकः। वैसे ही मुख प्लस ठक, मौखिकः। वेद प्लस ठक, वैदिकः। पुराण प्लस ठक, पौराणिकः। दर्शन प्लस ठक, दार्शनिकः। और भूगोल प्लस ठक, भौगोलिकः। अब त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का भी प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए नपुंसक लिंग एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन कहाँ करेंगे? नपुंसक लिंग एक वचन में, और त्व में त्वम हो जाता है। जैसे देखिए देव प्लस त्व, देवत्वम। पूर्ण प्लस त्व, पूर्णत्वम। कटु प्लस त्व, कटुत्वम। गुरु प्लस त्व, गुरुत्वम। दुर्जन प्लस त्व, दुर्जनत्वम। महत् प्लस त्व, महत्त्वम। मनुष्य प्लस त्व, मनुष्यत्वम। लघु प्लस त्व, लघुत्वम। मानव प्लस त्व, मानवत्वम। मूर्ख प्लस त्व, मूर्खत्वम। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जो शब्द है दिया हुआ वो शब्द रहेगा और उसके पश्चात जो त्व प्रत्यय है, त्व में क्या हो जाता है? त्व में त्वम हो जाता है, तो उसमें सिर्फ त्वम कर देना है और कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत आसान है ये प्रत्यय। अब आते हैं तल प्रत्यय। तल प्रत्यय का भी प्रयोग वही होता है, अर्थात भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है, लेकिन अभी आप पढ़े त्व। त्व का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भाववाचक बनाने में, लेकिन नपुंसक लिंग एक वचन में। किंतु तल प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। और तल में क्या बचता है? तल में ता बचता है। जहाँ रहेगा तल वहाँ आप ता करके जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है। देखिए मनुष्य प्लस तल, मनुष्य में ता जोड़ दीजिए, मनुष्यता। पशु प्लस तल, पशु में ता जोड़ दीजिए, पशुता। लघु प्लस तल, लघु में ता जोड़िए, लघुता। पटु प्लस तल, पटुता। मूर्ख प्लस तल, मूर्खता। सभ्य प्लस तल, सभ्यता। वीर प्लस तल, वीरता। सुंदर प्लस तल, सुंदरता। मित्र प्लस तल, मित्रता। और भिन्न प्लस तल, भिन्नता। है ना आसान? कुछ नहीं करना है,
तल के स्थान पर ता करके दोनों को जोड़ देना है। आगे आते हैं तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय का प्रयोग दो के बीच यदि तुलना किया जाए तो उस अर्थ में तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिसे अंग्रेजी में आप कंपैरेटिव डिग्री भी कहते हैं। और तरप में पौ हलंत का लोप होकर तर शेष बचता है। देखिए, लघु प्लस तरप, लघु तरह मतलब उससे छोटा, क्योंकि लघु मतलब होता है छोटा, और लघु तरह उससे छोटी, और नपुंसक लिंग में लघु तरम। उच्च प्लस तरप, उच्च तरह, स्त्रीलिंग में उच्च तरह और नपुंसक लिंग में उच्च तरम। सुंदर प्लस तरप, सुंदर तरह उससे सुंदर, सुंदर तरह उससे सुंदर स्त्रीलिंग में, और सुंदर तरम नपुंसक लिंग में। प्रिय प्लस तरप, प्रिय तरह उससे प्रिय, प्रिय तरह उससे प्रिय, प्रियतरम। जहाँ दो के बीच तुलना किया जाए वहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद है तमप प्रत्यय। तरप और तमप में क्या अंतर है? तरप में दो के बीच तुलना किया जाता है, दो के बीच एक को अच्छा बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है या बुरा बताया जाता है, जो भी है तुलना करते हैं दो के बीच। और तमप में अनेक से तुलना करते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में आप कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, तमप प्रत्यय का प्रयोग अनेक से तुलना करने के अर्थ में किया जाता है, और तमप में तरप की ही तरह पौ हलंत का लोप होकर तम बचता है। वहाँ क्या बचता था? वहाँ तर बचता था। लघु प्लस तमप, लघुतम। स्त्रीलिंग में हो गया लघुतम। लघुतम माने हो गया सबसे छोटा, और लघुतमा मतलब सबसे छोटी। उच्च प्लस तमप, उच्चतम। स्त्रीलिंग में हो गया उच्चतम। सुंदर प्लस तमप, सुंदरतम सबसे सुंदर, और स्त्रीलिंग में सुंदरतमा, नपुंसक लिंग में सुंदरतमम। प्रिय प्लस तमप, प्रियतम सबसे प्रिय, और स्त्रीलिंग में प्रियतमा, और नपुंसक लिंग में प्रियतमम। महत प्लस तमप, महत्तमः, स्त्रीलिंग में महत्तमा, और नपुंसक लिंग में महत्तमम। तो ये था तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय बताने के क्रम में मैं सबसे पहले कृत प्रत्यय के अंतर्गत जो जो प्रत्यय आते थे उन सारे प्रमुख प्रत्ययों की मैं चर्चा किया, उसका अध्यापन कार्य किया। आज के मेरे इस वीडियो में तद्धित प्रत्यय में जो प्रमुख प्रत्यय हैं उनकी जानकारी आपको मैंने आज दिया। और एक और चीज़ बच गया जिसका नाम है स्त्री प्रत्यय, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर आप अवश्य करें, क्योंकि आप जब लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो मुझे और भी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए और भी ऐसे ही परीक्षोपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही आप मेरे इस चैनल जिसका नाम है संस्कृतानुराग, वैसे देखिए आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस चैनल का नाम का अर्थ क्या है। संस्कृत के प्रति अनुराग, अनुराग मतलब होता है प्रेम। तो बच्चों, आपका आपके विषय अर्थात संस्कृत के प्रति विशेष अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखें, समझें, और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, एवं नोटिफिकेशन को भी आप ऑन करना न भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।